हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीके सिविल सर्विसेज में। ये हमारी वीडियो सीरीज़ का पार्ट 9 है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। जो कि आपको पता होगा, पिछले वीडियो में हमने एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात की थी एंड ये उसी का कंटिन्यूएशन है ये टॉपिक। तो एक बात और, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो ये मेजर टॉपिक्स जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, स्टैटिक के साथ साथ ये करंट अफेयर भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये सारे इश्यूज़ हमारे करंट न्यूज़ में रहते हैं, तब जाके इनकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। लाइक जीएम क्रॉप्स जो है ऑफनली न्यूज़ में रहता है। अब जीएम क्रॉप्स के लिए इस बार मेज़ न्यूज़ में था, बट आपको जीएम क्रॉप्स को समझना है। जीएम क्रॉप्स के कितने टाइप्स हैं, अभी तक का कितना रिसर्च हो चुका है और प्रेजेंट स्टैंड क्या है हमारी इंडियन गवर्नमेंट का, वो सारी चीज़ें देखने के लिए आपको सारा उसका बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बात करें, आप कोई भी मैगज़ीन उठाएंगे तो उस मैगज़ीन में आप देखेंगे जीएम क्रॉप्स की डिटेल तो होगी, बट इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा। लाइक वहाँ बीटी ब्रिंजल के बारे में आपको नहीं बताया जाएगा, जीएम मस्टर्ड के बारे में नहीं बताया जाएगा, जीएम मस्टर्ड की फॉर्मुलेशन और उसका वो कैसे बना था उसके बारे में नहीं बताया जाएगा। बट दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। देखो, जीएम क्रॉप्स अगर न्यूज़ में है तो आपको सब कुछ जानना है उस न्यूज़ के बारे में। आपके मैगजीन्स में सिर्फ उसी न्यूज़ का रेफरेंस दे के आपको थोड़े बेसिक्स क्लियर कर दिए होंगे, बट यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं करंट के साथ साथ आपको उस टॉपिक की जड़ तक पहुँचाया जाए और आपको स्टैटिक आपका बिल्कुल क्लियर और कवर कर दिया जाए। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं अब, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। और मैंने जैसे कि आपको बता भी दिया कि ये this is the extent to which this antibiotic resistance has reached. Now in tuberculosis this resistance is also seen. अब पहले हम ये ट्यूबरक्लोसिस देखते हैं। आपको पता होगा ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल बीमारी है और उस बैक्टीरिया का नाम जिसकी वजह से ये टीबी हो जाता है उसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसम। और इस टीबी के कॉमन सिम्टम्स जो है वो है कफ, वेट लॉस, चेस्ट पेन एट्सेट्रा। नाउ ये टीबी इतनी ख़तरनाक बीमारी है हमारे हिंदुस्तान में कि अगर आपको पता हो कि हिंदुस्तान अकेला अकाउंट्स फॉर ए क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल टीबी बर्डन, और 2019 में अकेले हमारे हिंदुस्तान में 2.6 मिलियन केसेस रजिस्टर किए गए, नए केसेस। और 2019 में ही कम से कम 9,500 HIV पॉजिटिव लोगों की डेथ हुई बिकॉज ऑफ टीबी डिजीज़। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में HIV नेगेटिव लोगों की भी डेथ हुई। कम से कम 4,36,000 लोग ऐसे मरे जो कि HIV पॉजिटिव भी नहीं थे। तो ये बोलने का मेरा ये मकसद है कि ये डिज़ीज़ कितनी ज़्यादा हेडेक है हमारे हिंदुस्तान के लिए। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि हमारा इंडिया, जो कि मैंने आपको बताया, इट अकाउंट्स फॉर ए क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल टीबी बर्डन, बट इंडिया इज़ ऑल्सो द कंट्री विद सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ TB patients who are HIV positive also. नाउ अगर हम बात करें, ट्रेडिशनली इस डिज़ीज़ को बोला गया है डिज़ीज़ ऑफ पोर, क्योंकि ये टीबी मोस्टली गरीब लोगों में ही पाया जाता है। बट इसके अलावा पोर फॉलोअप और पोर क्वालिटी ऑफ ड्रग्स की वजह से देयर हैज़ बीन द इमर्जेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। अब ये क्योंकि हमारा टॉपिक ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, लेट्स नॉट डिरेल फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। तो हम ये टीबी के बारे में बात करते हैं कि टीबी जो है ये 3 टाइप्स का होता है। पहले तो आपको ये बात पता चली, पोर फॉलोअप और पोर क्वालिटी ऑफ ड्रग्स की वजह से ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का इमर्जेंस हुआ। और ये टीबी को मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस गरीब लोगों में ही पाया जाता है। नाउ दिस ड्रग रेजिस्टेंट टीबी इज़ ऑफ 3 टाइप्स। वन इज़ MDR TB, सेकेंड इज़ XDR TB, थर्ड इज़ TDR TB। इन केस यू डोंट नो, MDR का फुल फॉर्म है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB, XDR का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट TB, थर्ड इज़ TDR, उसका फुल फॉर्म है टोटली ड्रग रेजिस्टेंट TB। MDR TB के केस में क्या होता है, जो हमारा ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसम बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये TB हो रहा है, ये बैक्टीरिया अगर इफ़ इट इज़ अटेनिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स जैसे कि रिफैम्पिन, ये रिफैम्पिन है PIN,
और आइसोनिज़ाइड, ऐसे ड्रग्स के लिए अगर ये बैक्टीरिया ये माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसम रेजिस्टेंस अटेन करता है तो हम बोलते हैं कि ये क्लास ऑफ टीबी, इसको हम बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। और इस केस में अगर 100 बंदों के अंदर ये एमडीआर टीबी पाया गया तो 100 में से 30 बंदे वैसे ही मर जाएंगे, यानी कि द मोर्टेलिटी रेट ऑफ दिस एमडीआर टीबी इज़ 30%। ठीक है। नाउ इन केस ऑफ दिस एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी यानी कि एक्सडीआर टीबी, अगर यही बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसम इज़ अटेनिंग द रेजिस्टेंस अगेंस्ट सेकेंड लाइन टीबी ड्रग्स, जैसे कि देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सडीआर टीबी है ना, ये तो जो फर्स्ट लाइन हमारे टीबी ड्रग्स है उनके अगेंस्ट तो इसने ऑलरेडी रेजिस्टेंस अटेन कर रखी होती है। अब अगर ये उसके अलावा सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स को भी के खिलाफ भी रेजिस्टेंस अटेन कर रहा है, जैसे कि फ्लोरोक्विनोलोन और एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग 3 इंजेक्टेबल ड्रग्स, जैसे कि अमाइकैसिन और कैनामाइसिन और कैप्रियोमाइसिन, देन इन दैट केस हम बोलते हैं कि इस पेशेंट के अंदर एक्सडीआर टीबी है, यानी कि एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, और द मोर्टेलिटी रेट इन दैट केस इज़ 60%। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के अंदर ये ड्रग्स के खिलाफ ये ड्रग्स इस बैक्टीरिया के खिलाफ काम नहीं करते, और ये ड्रग्स तो सेकेंड लाइन ड्रग्स है। अगर हम फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स की बात करें वो भी उस एक्सडीआर के केस में काम नहीं करेंगे। नाउ ऐसे केस में जिसमें ये टीबी के खिलाफ या ये बैक्टीरिया के खिलाफ कोई भी ड्रग काम नहीं करेगा, नीदर फर्स्ट लाइन मेडिसिन नॉर सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स, तो उसको हम बोलते हैं टोटली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, और इस केस में द मोर्टेलिटी इज़ 100%। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। हमारे इंडिया में चूँकि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर है दोनों प्रोवाइड करते हैं द ट्रीटमेंट फॉर दिस ट्यूबरक्लोसिस, बट हमारे यहाँ इंडिया में कम से कम 50% से ज़्यादा लोग जो कि टीबी पॉजिटिव होते हैं, जिनके अंदर टीबी होता है, तो वो अपना इलाज प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कराते हैं। ये बात के बावजूद भी कि टीबी का इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में टोटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके बाद भी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं और पैसा दे के वही मेडिसिन्स खरीदते हैं जो कि गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। और इस वजह से बहुत सारे लोग इस हद तक गरीब हो गए कि उनको मनी बोरो करनी पड़ती है या इधर, और उनको अपने एसेट्स को सेल आउट करना पड़ता है टू पे फॉर द कॉस्ट इन दीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अब बहुत सारे रीज़न्स है कि लोग क्यों जाते हैं इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में ये अपने इस बीमारी का इलाज कराने, क्योंकि पहली बात उनको टीबी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, दूसरी बात उनको ये सर्विसेज जो गवर्नमेंट दे रही है उनके बारे में भी नॉलेज नहीं होती है, और तीसरी बात अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो देयर आर लेस चांसेस कि उनकी बीमारी का पता नहीं चलेगा, लोगों को बोल ही देंगे। बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देयर इज़ अ क्लॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, और गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल वाले चूँकि पैसा ले रहे हैं, देयर आर हाई चांसेस कि वो ये कॉन्फिडेंट ही रखेंगे। सो द डिज़ायर फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ one of the reasons why people are seeking this treatment in these private hospitals. ओके ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमारे इंडिया में चूँकि आपने देखा हमारा कितना ज़्यादा बर्डन है इस डिज़ीज़ का, हमारे इंडिया में दिस नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान वाज डिवाइस्ड। नाउ ये जो हमारा नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर टीबी है, इसमें द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ aiming on how the elimination of TB can be achieved, और उस चीज़ के लिए they have come up with quick diagnosis and effective treatment. Quick diagnosis के लिए they have recently approved one testing method जिसका नाम जीन एक्सपर्ट है। It is a sort of rapid test, जैसे कोविड के केस में आपने सुना होगा रैपिड टेस्ट, एंड ये TB के केस में जीन एक्सपर्ट इज़ द रैपिड टेस्ट which is giving results in 2 hours. For effective treatment of TB, the TB as a disease was made notifiable.
सो नोटिफाइबल डिजीज़ का स्टेटस मिला किसको, टीबी को, फॉर इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट। अभी नोटिफाइबल डिजीज़ का स्टेटस मिलना, इससे क्या होगा, इससे ये है कि इर्रेस्पेक्टिव कि बीमार को ट्रीटमेंट प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में मिल रहा हो, या प्राइवेट या गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल रहा हो, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोवाइडर। ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो प्राइवेट में ट्रीटमेंट दे रहा हो, पब्लिक में ट्रीटमेंट दे रहा हो, गवर्नमेंट में ट्रीटमेंट दे रहा हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करे। पहले क्या होता था, व्हेन टीबी वाज नॉट ए नोटिफाइबल डिजीज़ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इट वाज पेशेंट इनिशिएटिव पाथवे, पेशेंट इनिशिएटिव पाथवे वाज फॉलोड। इसका मतलब ये हुआ, जो पेशेंट पॉजिटिव आया, जो पेशेंट के अंदर टीबी पाया गया, उस पेशेंट को खुद जाके कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना पड़ता था। द ट्रीटमेंट प्रोवाइडर वाज नॉट to report this to the concerned authority, but now since the time this TB has been given the status of notifiable disease, the treatment provider is very much responsible for reporting or notifying this issue to the concerned authority, and this approach is called as provider initiative pathway. Through this national strategic plan for TB control, India is aiming to eliminate this TB from here by 2025, which is 5 years ahead of the global targets. ठीक है, चूँकि आपको ये भी मैंने पहले भी बता दिया कि 50% से ज़्यादा हमारे टीबी पेशेंट्स प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं इलाज कराने। इस वजह से टू एंगेज प्राइवेट सेक्टर देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ सब्सिडाइज्ड एंटी टीबी किट्स। अब उनकी किट्स को भी सब्सिडाइज करने का प्रोविज़न है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में एक स्कीम लॉन्च की टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर दीज टीबी पेशेंट्स। उस स्कीम का नाम था निक्षय पोषण योजना। उसके बाद टू फैसिलिटेट द रिपोर्टिंग ऑन दिस टीबी डिजीज़, वन पोर्टल वाज लॉन्च्ड जिसका नाम था ई निक्षय। ठीक है, तो ये हो गई ये बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो टीबी के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद अब हम बात करेंगे एक और बीमारी जिसका नाम है जापानीज़ इंसेफेलाइटिस। नाउ जापानीज़ इंसेफेलाइटिस, अगर हम बात करें जापानीज़ इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहली बार 1871 में जापान में ही इस बीमारी को डिस्क्राइब किया गया था। अभी के टाइम पे जापान में ये बीमारी बहुत ही रेयर है बिकॉज़ ऑफ देयर लार्ज स्केल इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि फैलता है ऐसे मॉस्किटो से, जिसका नाम क्यूलेक्स मॉस्किटो है, ऐसे मॉस्किटो से जिसके अंदर ये वायरस प्रेजेंट हो। अब उस मॉस्किटो ने जब एक ह्यूमन को बाइट किया तो ये वायरस ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। ये डिज़ीज़ यूजुअली फैलती है उन एरियाज़ में जहाँ पे ज़्यादातर पैडी कल्टीवेशन होती है, क्योंकि ये मॉस्किटोज़ ग्रो होते हैं स्टैगनेटेड वाटर के अंदर। ठीक है, हमारे इंडिया में कम से कम 200 डिस्ट्रिक्ट्स और 17 स्टेट्स इफ़ेक्टेड है बिकॉज़ ऑफ दिस जापानीज़ इंसेफेलाइटिस। अब ये जो जापानीज़ इंसेफेलाइटिस वायरस है, इट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द मॉस्किटो इनटू द बॉडी ऑफ ए पिग। उसके बाद पिग की बॉडी के अंदर ये मल्टीप्लाई होता है, मैच्योर होता है। लेटर ऑन अगर इसी पिग को फिर से किसी मॉस्किटो ने बाइट किया, अब वो मॉस्किटो के अंदर ये मैच्योर वायरस आ जाता है। ठीक है, अब इस मॉस्किटो ने बाद में अगर ह्यूमंस को बाइट किया तो ये वायरस बाद में ह्यूमंस में भी ट्रांसफ़र हो जाता है बाय द सेम वेक्टर मॉस्किटो। ऑलराइट, नाउ इन केस ऑफ दिस जापानीज़ इंसेफेलाइटिस देयर इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन। जापानीज़ इंसेफेलाइटिस के केस में जो ब्रेन के मेम्ब्रेन्स होते हैं ना, और द सराउंडिंग मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन जो होते हैं, दे आर इन्फ्लेमेटेड। ओके, और in case of acute encephalitis syndrome, the inflammation of the surrounding of the brain reaches the internal parts of the brain. Now, most of those who are affected by this Japanese encephalitis, they belong to the category of 1 to 15 years old. और इस बीमारी की mortality rate is about 25%. और उसके बाद अगर कोई बंदा अब ठीक हो भी जाता है, उसके अंदर फिज़िकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज़ हमेशा रहती है, एंड दैट अकाउंट अप टू 40% डिसेबिलिटीज़ होती है, इधर फिज़िकल और मेंटल और बोथ। ठीक है,
ये जापानीज़ इंसेफेलाइट्स को कंटेन करने के लिए 2012 में एक 5 ईयर प्लान अनाउंस किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द कंट्रोल ऑफ दिस जापानीज़ इंसेफेलाइट्स। इसका फोकस था प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ such people who are infected by this Japanese encephalitis. Now for the purpose of prevention, vaccination is being carried out और ये वैक्सीनेशन ड्राइव पार्ट है हमारे इंद्रधनुष प्रोग्राम का। पुणे बेस्ड एनआई वायरोलॉजी जो है दे कैरिड आउट मास प्रोडक्शन ऑफ दिस जापानीज इंसेफेलाइट्स वैक्सीन, जिसका नाम जेनवैक भी बोला जाता था। और हमने वैक्सीन्स को इंपोर्ट किया चाइना से भी, ठीक है। वो तो रही प्रिवेंशन की बात। अब रिहैबिलिटेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने स्पेशल स्कूल्स को इस्टेब्लिश किया, क्योंकि आपको पता है जापानीज इंसेफेलाइटिस के केस में रिकवरी के बाद भी कम से कम 40% डिसेबिलिटीज़ रहती है। इट कुड बी फिज़िकल, मेंटल और बोथ, ठीक है। ये जो जापानीज़ इंसेफेलाइट्स के जो मोस्ट इंसिडेंट्स देखे जाते हैं ना, वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ही देखे जाते हैं, ठीक है। और जापानीज़ इंसेफेलाइट्स को मोर ऑफ ए डेवलपमेंटल चैलेंज बोला जाता है दैन ए साइंटिफिक और मेडिसिनल वन, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में अगर हम देखें कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ आर इन्वॉल्व्ड into eradication of this Japanese encephalitis, वो ये सारी मिनिस्ट्रीज़ है। इस वजह से we can say that it is more of a developmental challenge than a scientific or medicinal one. Now, what could be the additional steps taken by the government of India for eradication of Japanese encephalitis at the earliest? पहली बात, the capabilities of ISRO should be utilized by focusing on remote sensing satellites, क्योंकि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की वजह से हम डिमार्केट कर सकते हैं ऐसे एरियाज़ को जिन एरियाज़ में ये बीमारी को ज़्यादा पाया जाता है, और इसका स्ट्रेच साल दर साल कैसे बढ़ता जाता है या कम होता जाता है, चेंज होता जाता है। इसमें ISRO की कैपेबिलिटीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है दैट शुड ऑल्सो बी इंगेज टू आइडेंटिफाई हाई रिस्क जोन्स इन द कंट्री, और उसके बाद उन जोन्स की कैटेगरीज बननी चाहिए लाइक रेड, ग्रीन, येलो, तो हाई रिस्क, मीडियम और लो रिस्क जोन्स। सो ऐसे कैटेगराइजेशन होने चाहिए थ्रू दिस नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। One more thing, this national vector-borne disease control program can be also remodeled to include Japanese encephalitis eradication on priority. Okay, that's all for Japanese encephalitis that you must know because ये न्यूज़ में ऑन एंड ऑफ रहता है। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं पोलियोमाइलिट्स के बारे में। तो पोलियोमाइलिट्स फॉर वन और द अदर रीज़न हमेशा न्यूज़ में रहता है, और आपने बचपन से इसके बारे में सुना ही है, और अभी भी अमिताभ बच्चन टेलीविज़न पे आते हैं ये बोल के चले जाते हैं, 2 बूंद ज़िंदगी के। सो फॉर वन और द अदर रीज़न ये न्यूज़ में रहता है ये टॉपिक। और हमें क्या पता होना चाहिए इस पोलियोमाइलिट्स के बारे में? पहले तो इट्स ए वायरल इन्फेक्शन, आपको बिल्कुल पता होगा। इट स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर और ये वायरस की वजह से हमारा जिस बंदे के अंदर ये वायरस घुस गया, जो बंदा पॉजिटिव हो गया, उसका नर्वस सिस्टम पहले डैमेज होगा और इवेंचुअली वो बंदे के अंदर मसल पैरालिसिस होती है, उसकी मसल्स ग्रो नहीं करती। तो पोलियो जो है ना, पोलियो केसेस 2 टाइप्स के होते हैं। ऐसे पोलियो केसेस जो सिम्टोमेटिक हो, दूसरे पोलियो केसेस जो एसिम्टोमेटिक हो। ये सिम्टोमेटिक पोलियो केसेस में जो चाइल्ड के अंदर ये वायरस घुसा, वो चाइल्ड फाइंड्स इट वेरी डिफ़िकल्ट टू स्वैलो द फूड, ठीक है। एसिम्टोमेटिक के केसेस में कोई सिम्टम नहीं होता, बट आपका बच्चा पोलियो पॉजिटिव है, ठीक है, पोलियो वायरस उसके अंदर घुस चुका है। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये पोलियो वायरस का इन्फेक्शन जो है इट इज़ एसिम्टोमेटिक। और 2014 में इंडिया वाज गिवन द स्टेटस ऑफ पोलियो फ्री कंट्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इस वजह से हमारे यहाँ पे इंडिया में 2014 से ये पोलियो इन रीज़न्स की वजह से भी न्यूज़ में रहा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को बोला नाउ यू आर ए पोलियो फ्री कंट्री। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे ये स्टेटस देता है? देयर आर 2 conditions to be fulfilled by a country to be granted polio free status by World Health Organization.
एक ऐसा, देयर शुड बी नो केसेस ऑफ क्लिनिकल पोलियो वायरस फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। 3 साल तक कोई भी पोलियो का केस नहीं आया होना चाहिए उस कंट्री से। और देयर शुड बी नो डिटेक्शन ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर सैम्पल्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिफरेंट सॉइल से सैंपल्स लिए जाते हैं और वाटर के भी सैंपल्स लिए जाते हैं, और उस वाटर और सॉइल के सैंपल के अंदर वाइल्ड पोलियो वायरस का डिटेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये 2 कंडीशंस है विच डिसाइड्स दैट ए कंट्री इज़ ए पोलियो फ्री कंट्री, एंड ये स्टेटस दिया जाता है बाद में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें पोलियो फ्री कंट्री का स्टेटस तो दिया, बट हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे क्या स्टेप्स उठाए थे, ऐसे क्या चीज़ें की थी कि हमें ये स्टेटस मिला। अब ये स्टेटस को पाने के लिए इंडिया ने पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए 4 स्टेज स्ट्रैटेजी अपनाई थी, और उस 4 स्टेज स्ट्रैटेजी में उन्होंने क्या क्या किया था। पहला स्टेप उसका, उन्होंने पहले तो हाई रेट ऑफ इम्यूनाइजेशन कराया, यानी कि 1 साल तक के हर एक बच्चे को कम से कम कंसेक्यूटिव 3 डोजेस ऑफ पोलियो वैक्सीन मिलते रहे। सेकेंड स्टेज में गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किए नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज़, जो कि स्टार्ट होते थे जनवरी एंड फरवरी के पहले के दिनों में, और इसके बाद लोगों को और सेंसिटाइज़ किया जाता था अबाउट द वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। थर्ड स्टेज वाज मॉपिंग अप। इट इन्वॉल्व्ड डोर टू डोर इम्यूनाइजेशन, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स की डोर टू डोर इम्यूनाइजेशन जहाँ पे वायरस का होना वाज मोर सस्पेक्टेड, या ऐसा सस्पेक्ट किया जाता था कि इन एरियाज़ में या इन डिस्ट्रिक्ट्स में वायरस ज़्यादा फैल रहा है, और ऐसे एरियाज़ में मॉपिंग अप हुई। मॉपिंग अप मतलब डोर टू डोर मेडिकल टीम्स गए और वहाँ पे डोर टू डोर इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन की। और इन 3 स्टेप्स की वजह से, यानी कि हाई रेट इम्यूनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज़ और मॉपिंग अप, इन तीनों स्टेप्स की वजह से अब पोलियो वायरस हमारे देश में कन्फाइन हुआ कुछ ही पैकेट्स में। ठीक है, नाउ इन सच एरियाज़, जो एरियाज़ में ये वायरस अब कन्फाइन हुआ, ऐसे एरियाज़ में एक इंटेंस कैंपेन को चलाया गया विच वॉज कैरीड आउट फॉर सर्वेलेंस ऑफ एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। अब ये एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के केसेस को एनालाइज़ किया गया एक इंटेंस कैंपेन के द्वारा, और ये एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस जो है, इट इज़ द पैरालिसिस इन विच muscles get weak, limbs also slightly are curved, and अगर ऐसा केस पाया गया, the entire exercise was repeated again। ऐसे एरियाज़ में, जिन एरियाज़ में ये एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस पाई गई, यानी कि ऐसे केसेस, ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर मसल्स आर वीक, और मसल्स वीक हो रही है या मसल्स वीक है ऑलरेडी, और उनके लिम्स कर्व हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ देयर आर हाई चांसेस कि इस एरिया में फिर से पोलियो वायरस की प्रेजेंस पाई गई। तो इस वजह से ये जो अबव 3 स्टेज है इस वैक्सीनेशन के, उनको फिर से रिपीट कर दिया गया, यानी कि हाई रेट ऑफ इम्यूनाइजेशन, फिर ऑर्गेनाइज़ करेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज़, फिर मॉपिंग अप होगी इन्हीं एरियाज़ की, और फिर से सर्वेलेंस होगी एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस की। पल्स पोलियो प्रोग्राम में OPV यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन और IPV का इस्तेमाल हुआ। ओरल पोलियो वैक्सीन के अंदर ये पोलियो वायरस को वीक या एटीन्यूएट या इनइफेक्टिव किया जाता था, और उसके बाद ये वैक्सीन दिया जाता था चाइल्ड को, बच्चे को। और उसके बाद दूसरा जो हमारा इस पल्स पोलियो प्रोग्राम में जो वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ, दैट वाज इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन और IPV which was given through injection। ठीक है, okay, so OPV was given through mouth or was oral, and IPV was an injection। okay, आगे देखते हैं। बस that was all that you have to know about polio। ठीक है, और इसी के साथ आपका बायोटेक
का मेजर पार्ट कंप्लीट हुआ। अब जो मिसलेनियस टॉपिक्स रहेंगे बायोटेक के वो हम कभी और उठाएंगे। और प्रीवियस ईयर के जो प्रीलिम्स में, यूपीएससी के प्रीलिम्स में और पीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं बायोटेक से या साइंस एंड टेक से, उनका भी हम जब डिस्कशन करेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन पता चलेगा कि किस लेवल के या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम प्रीवियस ईयर यूपीएससी का। A genetically engineered form of brinjal known as the BT brinjal has been developed, और इसका objective is to make it pest resistant, to improve its taste and nutritive qualities, to make it drought resistant and to increase its shelf life। क्या objective है या क्या objective था for the making of this BT brinjal? क्या लगता है आपको? द एक्सप्लेनेशन इज़ आंसर ए, आपको पता है, आपने पढ़ा है ये, टू मेक इट पेस्ट रेजिस्टेंट। ठीक है ना। अब आपको पता ही है ब्रिंजल और एग प्लांट इज़ प्रोन टू अटैक फ्रॉम एन इंसेक्ट और पेस्ट। द मोस्ट सीरियस एंड डिस्ट्रक्टिव अमंग देम इज़ फ्रूट और शूट बोरर, ये इस पेस्ट का नाम है। So BT brinjal, a genetically modified strain created by India's seeds company Mahco in collaboration with American multinational Monsanto, or according to International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications, BT brinjal incorporates this gene, कौन सा gene? Cry1AC, expressing insecticidal protein which creates resistance against फ्रूट एंड शूट बोरर। ठीक है, इस जीन की वजह से। ये आपने सब पढ़ा हुआ है, तो मैंने आपको अब ये सिर्फ रीड आउट किया। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। इससे आपको ये समझ आ जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।